स्वागत है आपका कंटिन्यूअस लर्निंग में। मैं हूं किशन और हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई भी वैल्यूएबल सजेशन या फीडबैक हो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो लेट अस बिगिन। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काइजन पे। काइजन क्या होता है, काइजन कब करना चाहिए, फादर ऑफ काइजन किसे कहते हैं, काइजन फॉर्मेट कैसा होता है, काइजन फॉर्मेट के क्या क्या सेक्शंस होते हैं, कितने तरीके के काइजन होते हैं, ये इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कई बार इसको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट भी कहा जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपके मन में काइजन से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे, जो भी क्वेरीज होंगे, मैं एश्योर करता हूं कि इस वीडियो के एंड तक आपके वो सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि काइजन क्या होता है। तो आइए हम इसे समझते हैं। तो काइजन बेसिकली दो वर्ड्स को कंबाइन करके बनता है। पहला वर्ड इज काय, इसका मतलब होता है चेंज, और दूसरा मतलब है जेन, इसका मतलब होता है गुड। तो काय और जेन जापानीज वर्ड्स हैं। इसका इंग्लिश मतलब होता है चेंज फॉर गुड। अगर आप कहीं पर चेंज फॉर गुड सुने या चेंज इज गुड सुने या कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट सुने तो इसका मतलब काइजन ही होता है। तो काइजन बेसिकली होता है स्मॉल कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट या एनी चेंज फॉर अ पॉजिटिव इंप्रूवमेंट इज कॉल्ड काइजन। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। पहले हमें यह समझना होगा या जानना चाहिए कि काइजन किसने शुरू किया। तो बेसिकली फ्रेंड्स, मिस्टर मसाकी इमाई, इन्हें फादर ऑफ काइजन भी कहा जाता है। ये वो शख्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं या जिनको पूरा क्रेडिट जाता है काइजन को अक्रॉस द ग्लोब स्प्रेड करने के लिए। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये टोक्यो बॉर्न है 1930 में। इन्होंने 1986 में काइजन इंस्टीट्यूट जो है वो फॉर्मुलेट किया था। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, काइजन की टू जापानीज कॉम्पिटिटिव सक्सेस, जो बेस्ट सेलर भी थी। तो इनका ये मानना था कि काइजन जो है वो सबको करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए और हर तरफ करना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन में काइजन कुछ स्पेसिफिक लोगों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो कंटिन्यूअस साइकिल आपको दिख रही है, एवरीवन, एवरीडे, एवरीवेयर, ये जो साइकिल है ये इन्हीं की इजाद की हुई साइकिल है। मतलब एवरीवन शुड फोकस एवरी डे एंड एवरीवेयर फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इनका एक और मानना था कि 80% इंप्रूवमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में आता है फ्रंट लाइन एम्प्लॉय से, और जो बाकी 20% है वो मिडिल मैनेजमेंट है, हायर मैनेजमेंट से निकल के आता है। तो इनका बहुत बड़ा रोल है काइजन को रेवोल्यूशनलाइज कराने के लिए अक्रॉस द ग्लोब। फ्रेंड्स, हम सब में से काफी ऐसे भी लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, जो फ्रेशर होंगे या नॉन क्वालिटी या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से होंगे, जो इस वर्ड से वाकिफ नहीं होंगे। तो उनके मन में सवाल आता होगा कि काइजन क्यों करूं मैं। तो फ्रेंड्स, आप इस पिक्चर को देखिए। यहाँ पर दो जेंटलमैन जो हैं कुछ एफर्ट लगा रहे हैं और एक थर्ड जेंटलमैन आकर इनको कुछ सजेस्ट करता है कि बॉस, आप जो टायर्स यूज कर रहे हो उसकी जगह ये टायर्स लगाओ। तो आप इनका रिस्पॉन्स देखिए कि हमें जरूरत नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, थैंक यू, और आगे बढ़ रहे हैं। तो काफी बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें कोई अच्छा सजेशन मिलता है लेकिन हम उसे सिर्फ अपने अनअवेयरनेस की वजह से इग्नोर करते हैं। तो इसीलिए काइजन का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं हमें काइजन क्यों करना चाहिए, है ना। नंबर 1, काइजन बहुत आसान होता है समझने के लिए। सेकेंड, काइजन इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो। थर्ड, जरूरी नहीं है कि क्वालिटी प्रोडक्शन या मेंटेनेंस ही कर सकता है काइजन। काइजन हर फंक्शन के लोग कर सकते हैं, चाहे वो एचआर का हो, वेंडर डेवलपमेंट का हो या स्टोर का हो। ठीक है। फोर्थ, एक्सपेंसिव नहीं होता, बहुत ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट से, वो भी अगर जरूरी हुआ तो हम काफी चेंजेस कर सकते हैं। फिफ्थ, कोई बहुत महंगी या बहुत एक्सपेंसिव ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसके लिए हमें कोई बहुत ज्यादा टूल्स लगाने की जरूरत नहीं होती, बस हमें अपने अंदर से इंट्रिंसिकली मोटिवेट होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, अपने आप को हमें रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल रखना चाहिए प्रोसेसेस को लेकर या अपनी जिम्मेदारियों को लेकर। तो हम बहुत आसानी से काइजन को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कई बारी हम ऐसी सिचुएशन में पहुंचते हैं जब या तो हमारे कलीग्स या हम खुद या हमारा दिमाग ऐसे सवाल हमसे पूछता है, जैसे मैं ये पहले कर चुका हूं, ये तो काम नहीं करने वाला। सेकेंड,
ये मेरा आइडिया नहीं है तो मैं इस पे क्यों काम करूं। थर्ड क्वेश्चन जनरली आता है, ये मेरा आइडिया नहीं है, मैं श्योर हूं कि ये काम नहीं करेगा। हम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। फिर बहुत बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, मैं चेंज क्यों करूं यार, मैं ठीक हूं, आई एम गुड। और कई बार ये भी सवाल आता है कि यार जब किसी ने चेंज नहीं किया तो फिर तो ये काम नहीं करना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस ना हमारे दिमाग में आते हैं। तो काइजन के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि काइजन आप सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आप अपना माइंडसेट चेंज करें। जब आप ये बिलीव कर लेंगे कि ये हो सकता है, तभी आप काइजन कर सकते हैं, वरना आप काइजन नहीं कर सकते। तो अगर फ्रेंड्स मैं अप्रोच की बात करूं तो हम सबको पता है कि धूप में रखा हुआ पेपर कभी नहीं जलेगा, गर्म हो जाएगा मगर नहीं जलेगा। लेकिन अगर वहीं पर मैं एक लेंस लगाकर सनरेज को फोकस करूंगा पेपर पे, तो वो पेपर जल सकता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं फोकस्ड अप्रोच की। तो फ्रेंड्स वो माइंडसेट है और वो अप्रोच है जो इंप्रूवमेंट्स करने में हमें पुश करता है और हमें हेल्प करता है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो फ्रेंड्स हमारे दिमाग में एक सवाल यह भी आता है कि हमें काइजन कब करना चाहिए। तो काइजन एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है। तो जरूरी नहीं है कि हम किसी प्रॉब्लम में फंसे तभी काइजन करें, हम कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने के लिए भी काइजन कर सकते हैं। बट इसको और डिटेल में समझने के लिए हमें एक वर्ड से अवगत होना पड़ेगा जिसे कहते हैं मूडा। मूडा बेसिकली एक जापानीज वर्ड है। मूडा का मतलब होता है वेस्ट। और अगर मैं वेस्ट की बात करूंगा तो वेस्ट होता है मेरा एनवीए, यानी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी या नॉन वैल्यू एडेड एक्शंस, है ना। तो मैं ऐसा कोई भी काम कर रहा हूं जिससे मैं वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा हूं अपने प्रोसेस में या अपने कंपनी में, तो वो मेरे लिए वेस्ट होगा। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जैसे हम कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज करते हैं, तो एक्टिविटीज बेसिकली दो तरीके की होती हैं। पहली एक्टिविटी होती है वैल्यू एडेड, यानी जिससे मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा हूं। दूसरी एक्टिविटी होती है नॉन वैल्यू एडेड, यानी जिससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा। अब इसको नॉन वैल्यू एडेड को मैं फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं। एक हिस्सा होता है मेरा ENVA, यानी एसेंशियल नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, यानी ये जरूरी है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी करना मेरी कंपनी के लिए। और दूसरा होता है वेस्ट या टाइप टू कैटेगरी, हम इसे कह सकते हैं NVA का। तो इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मैं पंचिंग ऑपरेशन कर रहा हूं, तो पंचिंग ऑपरेशन में जब तक मैं वो पंचिंग ऑपरेशन कर रहा हूं अपने पार्ट में, सिर्फ उतना प्रोसेस जो है वो वैल्यू एडिशन होगा। उसके अलावा जो भी कुछ कर रहा हूं उसमें मैं मटेरियल को लेकर आना, मटेरियल अपने पार्ट को माउंट करना, फिर उसको हटाना, ये सारा NVA हो जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो मुझे करनी होती हैं, जैसे कि इंस्पेक्शन हो गया, जैसे कि टेस्टिंग हो गया। टेस्टिंग जो है कुछ वैल्यू एडिशन नहीं करता, लेकिन टेस्टिंग हमें हेल्प करता है चेक करने के लिए कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं। और अगर मेरे पास एक अच्छा खासा डेटा अवेलेबल हो जाता है तो मैं अपने प्रोसेस की कैपेबिलिटी स्टडी भी कर सकता हूं और गोइंग फर्दर जो है मैं उसमें इंप्रूवमेंट भी लेके आ सकता हूं। तो जो मेरा टाइप 2 कैटेगरी और जो वेस्ट कैटेगरी है, इस सेक्शन को इंप्रूव करने के लिए मुझे काइजन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आप एक एवरेज देखेंगे तो हम जो टोटल एक्टिविटीज करते हैं उसमें 85 से लेकर 95% तक नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज होती हैं और सिर्फ 5 से 10% एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो हम वैल्यू एडिशन वाली करते हैं। तो काइजन का इसीलिए काफी रोल रहता है हमारे डे टू डे लाइफ में, चाहे वो घर पे हो या ऑफिस में हो, ताकि NVA को हम कम करते जाएं और VA को हम बढ़ाते जाएं। वेस्ट पे थोड़ा और हम डिस्कस करते हैं ताकि आप सब लोगों को समझ में आ जाए कि वेस्ट बेसिकली क्या होता है। तो वेस्ट को हम 8 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और उस कैटेगरी को याद रखने का बहुत सिंपल तरीका होता है टिम वुड्स, TIMWOODS। तो ये एक अब्रिविएशन बनाया है। ये बेसिकली फर्स्ट अल्फाबेट होता है इन टर्म्स का, जो आपके सामने वीडियो में दिख रहा है। इससे हम इसे याद रख सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं क्या है ये। तो T है ट्रांसपोर्टेशन का, यानी हमने कई बार देखा होगा कि हम अपने शॉप फ्लोर पे कई बार मटेरियल एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, फिर उसके बाद स्टोर में, फिर स्टोर से फिर तीसरे स्टेशन में, तो काफी अननेसेसरी मूवमेंट करते हैं। तो ये भी जो टाइम का लॉस कर रहे हैं ये ट्रांसपोर्टेशन लॉस में आ जाता है। सेकंड आता है I यानी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब ऐसी चीजें को मैं बना के रख लेता हूं जिसका अभी कस्टमर से मेरे पास ऑर्डर नहीं आया, मैंने अपने पास स्टॉक बिल्ड कर लिया, तो ये भी मेरे लिए वेस्ट है। थर्ड आ गया मोशन का, एक्सेसिव मूवमेंट विद इन वर्क स्पेस। अगर मैं अपने वर्क स्पेस में काफी मूवमेंट कर रहा हूं जिसकी जरूरत नहीं है तो वो भी मेरे लिए एक वेस्ट है। देन वेटिंग,
W इज वेटिंग, वेटिंग मतलब अगला ऑपरेशन वेट कर रहा है कि पिछला ऑपरेशन कंप्लीट होकर उसे पार्ट्स मिले तब वो काम करेगा, मेरे लिए वो भी वेस्ट है। फिर आ जाता है ओवर प्रोसेसिंग, यानी जितना चाहिए उससे ज्यादा मैं अगर काम कर रहा हूं या बना रहा हूं तो वो ओवर प्रोसेसिंग का वेस्ट है। फिर ओवर प्रोडक्शन का वेस्ट हो जाता है कि पहले बना लेना रिक्वायरमेंट से पहले ही, है ना, सो डूइंग वर्क बिफोर इट इज नीडेड, ओवर प्रोडक्शन में आ जाता है। जब हम डिफेक्ट्स की बात करते हैं डी, तो डिफेक्ट्स मतलब होता है जो मिस्टेक्स या एरर्स हम कर रहे हैं जिसको बार बार रिवर्क करने की जरूरत है। और स्किल्स आ जाता है, ये काफी खतरनाक होता है कि वर्कर्स को उनकी एबिलिटी, जो उनकी बेस्ट एबिलिटी होती है उस एबिलिटी के बेसिस पे अगर मैं उनका यूज ना कर पाऊं तो ये काफी खतरनाक काइंड ऑफ वेस्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हमने वेस्ट के बारे में समझ लिया है, अब आइए समझते हैं कि काइजन मेथडोलॉजीज कितने तरीके की होती हैं। तो बेसिकली 4 तरीके की काइजन मेथडोलॉजीज होती हैं, आइए उनको एक एक करके समझते हैं। पहली मेथडोलॉजी होती है काइजन टायन, ठीक है। इसका इंग्लिश में अगर मैं आपको सिंप्लीफाइड वर्जन बताऊं तो इसका मतलब होता है बॉटम्स अप इंप्रूवमेंट। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं अपने प्रोसेसेस को इंप्रूव करने के लिए, जो फ्रंट लाइन ऑपरेटर्स हैं या फ्रंट लाइन इंजीनियर्स हैं। सेकेंड, इसमें हमारा फोकस होता है इंप्रूवमेंट एवरी डे एंड एवरीवेयर, मतलब रोज इंप्रूव करें और हर तरफ इंप्रूव करें। और इसमें बेसिकली हम फोकस करते हैं वेस्ट रिडक्शन का, जो अभी हमने टिम वुड्स डिस्कस किया। तो ये हमारा पहला मेथडोलॉजी होता है। जो मेरा दूसरा मेथडोलॉजी होता है उसे हम काइजन इवेंट्स भी कहते हैं। इसके बारे में आपने सुना भी होगा कि काइजन के इवेंट्स होते हैं। तो इसमें एक डिफाइंड इंप्रूवमेंट्स होता है ना। तो इसमें जो फोकस होता है वो इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स पे होता है, जहां पे लोग इंक्लूडिंग मैनेजमेंट टीम जो है पार्टिसिपेट करती है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आप इसके ड्यूरेशन की बात करेंगे तो कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक ये इवेंट इस इवेंट का ड्यूरेशन होता है। और एक बार ये सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम जब, तो इट कैन लीड टू अ स्टेप चेंज, है ना, एफिशिएंसी में, क्वालिटी में या परफॉर्मेंस में एक अच्छा खासा हमें इंप्रूवमेंट दिखाई दे जाता है। तो इसीलिए ये पहली कैटेगरी से डिफरेंट होता है। तो चलिए हम थर्ड कैटेगरी पे चलते हैं। थर्ड कैटेगरी बेसिकली होता है काइककू कैटेगरी। तो काइककू कैटेगरी का जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो होता है रेडिकल चेंज, मतलब हम रेडिकली अगर कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है छोटे छोटे चेंजेस जो है ना वो सफिशिएंट नहीं होते इंप्रूवमेंट को ड्राइव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव भी रहना है। तो इस कैटेगरी में हम प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं वेयर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज फोकस्ड ऑन रेडिकल प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो यहां पर हम प्रोसेस को इंप्रूव करने पर फोकस नहीं करते, हम इसमें डिमांड करते हैं कि एक नए प्रोसेस की तरफ हम शिफ्ट हो जाएं, है ना। तो हम यहाँ प्रोसेस इंप्रूवमेंट की तरफ बात नहीं करते, हम बेसिकली फोकस करते हैं कि हम एक नए प्रोसेस की तरफ मूव कर जाएं। तो ये हमारी थर्ड कैटेगरी होती है काइजन मेथडोलॉजी की। और जो हमारी लास्ट कैटेगरी होती है, जो काफी मतलब गेम चेंजर कैटेगरी होती है, वो होती है काकुशिन। ये होता है बेसिकली ब्रेक थ्रू इनोवेशन। तो इस तरह के जो हम काइजन करते हैं वो गेम चेंजर होते हैं। अगर मैं काइककू की बात करूं तो एक रेवोल्यूशन लेकर आता है ना। पहले छोटे छोटे चेंजेस किए मैंने, उससे नहीं हुआ तो फिर मैंने काइककू टाइप काइजन्स किए, तो एक रेवोल्यूशन आया, काफी इंप्रूवमेंट हुए। लेकिन जब इससे भी काम नहीं हुआ तो मैं काकुशिन पे जाता हूं। ये गेम चेंजर होता है, मतलब ना मेरी कंपनी सडनली ग्रो करने लगेगी, मेरी मार्केट वैल्यू बढ़ने लगेगी। तो इसमें क्या होता है कि हम कुछ करने का तरीका ही नया ढूंढ लेते हैं, समथिंग इनोवेटिव, है ना। तो काइककू में क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं मेकिंग अ मेजर चेंज इन थिंग्स, इन हाउ थिंग्स आर डन, मतलब जो हम चीजों को कैसे कर रहे हैं उसमें चेंज करते हैं। लेकिन हम काकुशिन में क्या करते हैं, वी फोकस अबाउट चेंजिंग व्हाट इज बीइंग डन, ठीक है। और काकुशिन जो होता है बेसिकली डिमांड करता है कल्चरल चेंज पे। तो ये बेसिकली 4 तरीके की मेथडोलॉजीज होती हैं, ठीक है। अब इसमें जो काइककू होता है उसके बेसिकली 10 जो है प्रिंसिपल्स होते हैं जिसपे जो हमारा कैटेगरी 3 बेस्ड होता है। आइए वो 10 प्रिंसिपल्स को हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे जो 10 रूल्स होते हैं काइककू टाइप काइजन के, वो कुछ ऐसे होते हैं। तो मिस्टर हिरोयुकी हिरानो, जिन्होंने 5S सिस्टम डेवलप किया था, उन्होंने ये 10 कमांडमेंट्स अपने 10 रूल्स उन्होंने अपने बताए थे। वो 10 रूल्स कुछ ये हैं कि आप अपने ट्रेडिशनल कंसेप्ट को बाहर करिए मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स के। सेकंड, आप ये सोचिए हाउ द न्यू मेथड विल वर्क। ये मत देखिए कि वो काम कैसे नहीं करेगा, मतलब कैसे करेगा इस पे आपका फोकस होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच। थर्ड, एक्सक्यूजेस को प्लीज एक्सेप्ट मत कीजिए। फोर्थ पॉइंट है अपने स्टेटस पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए, कुछ नया फोकस करिए काम करने के लिए। मत सोचिए यार मैंने तो ये अचीव कर लिया, फॉरगेट इट, ठीक है।
उसके बाद हमारा फिफ्थ आता है कि आप परफेक्शन पे ध्यान मत दीजिए, अगर 50% इंप्लीमेंटेशन भी हो रहा है तो इट इज फाइन, अगर ऑन द स्पॉट इंप्लीमेंट हो रहा है तो जस्ट डू इट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे ही आपको मिस्टेक्स पता चले ऑन द स्पॉट आप उसको सही करिए। उसके बाद काइकोकू काइजन में आप पैसे मत लगाइए, ठीक है, डोंट स्पेंड मनी ऑन काइकोकू काइजन। देन आता है कि प्रॉब्लम्स जो है आपको चांस देते हैं आपका ब्रेन यूज करने के लिए। फिर उसके बाद ये कहते हैं आस्क वाई 5 टाइम्स, मतलब आप वाई वाई मेथोडोलॉजी यूज कीजिए। देन आता है आइडिया फ्रॉम 10 पीपल आर बेटर देन 1 पर्सन्स नॉलेज, मतलब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का कुछ बात यहाँ पर जिक्र होता है कि 10 लोगों का आइडिया फार बेटर होता है एक नॉलेजेबल पर्सन के आइडिया से। और जो लास्ट पॉइंट होता है कि काइकोकू एक ही चीज समझता है, दैट इज नो लिमिट्स। तो अगर ये 10 फंडामेंटल्स हम ध्यान में रखते हैं तो हम काइकोकू टाइप काइजन आराम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम में से काफी लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि काइजन करेगा कौन, किसको करना चाहिए। तो मैं इसको रीड आउट नहीं करूंगा, आप इसको वीडियो पॉज करके आराम से आप देख सकते हैं। तो हम इंडिविजुअल लेवल पे भी काइजन कर सकते हैं, ग्रुप लेवल पे भी काइजन कर सकते हैं और मैनेजमेंट लेवल पे भी काइजन कर सकते हैं। तो ये टेबल बेसिकली आपको ये दिखाता है कि कौन लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, क्या टारगेट होता है, कब तक का ड्यूरेशन होता है उसका, कितना कॉस्ट लगता है, किस तरीके का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, किस डायरेक्शन में वो काइजन होता है। ये बेसिकली मसाकी इमाई की जो बुक है काइजन द प्रैक्टिस, उससे ये रेफर किया गया है। तो आप इसको आराम से देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि अलग अलग लेवल में कौन कौन है जो काइजन्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम डेफिनेशन में तो हमने 5W1H यूज किया था, लेकिन काइजन में भी हम 5W1H यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। जब भी आपको काइजन करना हो तो आप ये हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ में आप इन क्वेश्चंस को अपने आप से पूछ सकते हैं या टीम से पूछ सकते हैं, तो आपको काइजन करना काफी आसान हो जाएगा। ये भी जो स्टैंडर्ड बुक है मिस्टर इमाई की, उससे रेफरेंस लिया गया है एंड ये अक्रॉस द इंडस्ट्रीज यूज होता है। ये काफी हेल्प करता है प्रॉपर तरीके से काइजन को एग्जीक्यूट करने में। तो इसमें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप पूछिए तो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी सिचुएशन की और आप फिर उसको बेटर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं काइजन करने के फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला फायदा होता है पी, यानी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। फिर हम क्यू पे आते हैं, हमारा क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाता है काफी। फिर आता है सी, सी मतलब हमारा कॉस्ट रिडक्शन होता है, हम कॉस्ट एफिशिएंट होते जाते हैं डे बाय डे। फिर आता है डी, अगर आप अपने डिस्पैच प्रोसेसेस से ये प्रोडक्शन में आप अच्छी काइजन्स करेंगे तो आप ऑन टाइम डिलीवरी की तरफ ज्यादा फोकस कर पाएंगे, तो डिलीवरी आपकी इंप्रूव होगी। फिर आता है एस, एस बेसिकली इज सेफ्टी काइजन्स, है ना, आप थोड़ा सेफ एनवायरनमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं। फिर आता है एम, यानी मोरल इंप्रूव होता है उस टीम का जो अपने एरिया में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करती है। उसके बाद आता है ई, ई यानी एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाते हैं। अगर आप कुछ ऐसा काइजन कर रहे हैं जिससे वेस्ट हो रहा है या अगर आप रिसाइकिल कर सकते हैं तो इससे आप सिचुएशन को आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर काफी गैसेस हो गए जो आप एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं या काफी वाटर का कंजम्पशन आप कम कर रहे हैं, तो ये सारे जो काइजन्स होते हैं ये आपके एनवायरमेंट टाइप काइजन्स में आ जाते हैं। तो काइजन बेनिफिट्स को हम बेसिकली इन 7 वे से PQCDSME में हम आराम से इनके बेनिफिट्स को शोकेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जब हमने बेसिक कंसेप्ट्स काइजन के समझ लिए, तो आइए हम समझते हैं कि कैसे हम सारी एक्टिविटीज को एक काइजन शीट में मैप कर सकते हैं। तो सबसे पहले शीट में हमारा एक सेक्शन होता है जिसमें हम काइजन थीम डालते हैं, ये बेसिकली काइजन टाइटल होता है। इसके बाद हमारा एक सेक्शन होता है जिसमें हम आइडिया डालते हैं जिसपे मेरा काइजन बेस्ड है। इसके बाद मेरा जो थर्ड सेक्शन होता है वो बताता है मेरे प्रॉब्लम का करंट सिचुएशन, है ना, क्या है अभी मेरा जिस एरिया पे मैं काम कर रहा हूं। दिस इज फर्दर फॉलोड बाय रूट कॉज एनालिसिस। तो हम यहां पर सिंपल 5Y यूज करके रूट कॉज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बार रूट कॉज आइडेंटिफाई हो गया तो मैं उन पे एक्शन इनिशिएट करता हूं और एक्शन इनिशिएट करने के बाद मैं बिफोर और आफ्टर सिचुएशन विद पिक्चर डिस्प्ले करता हूं और उनके नीचे मैं एक्सप्लेनेशन लिखता हूं कि बिफोर में ये कर रहा था मैं और आफ्टर में ये कर रहा था। अब अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए मैं रिजल्ट्स वाला पार्ट यहां पे डिस्प्ले करता हूं। तो इसमें मैं ट्रेंड्स दिखा देता हूं, बिफोर आफ्टर का क्या ट्रेंड चल रहा था, रिजेक्शन भी हो सकता है, कंप्लेंट्स भी हो सकता है, मैटर करता है आपने किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे काइजन किया है।
इसके बाद आपका एक सेक्शन आता है जिसमें आप काइजन का स्टार्ट डेट डालेंगे और काइजन का एंड डेट डालेंगे। ये बेसिकली आपका टाइमलाइन होता है जिसके बीच में काइजन आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और इसके नीचे आप डालते हैं टीम मेंबर्स जिन्होंने आपके साथ काम किया इस काइजन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स। तो इसमें हम फोकस करते हैं कि PQCDSME जो अभी हमने डिस्कस किया था, इन स्पेसिफिक हेड्स में क्या क्या हमने सक्सेस पॉइंट्स अचीव किए, तो आप इसमें नंबर्स डाल सकते हैं। और जो लास्ट सेक्शन होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है कि कैसे एक जगह की लर्निंग को आप हॉरिजॉन्टली चारों तरफ डिस्प्ले कर सकते हैं सिमिलर वर्क एरियाज में। तो ये कॉमन कंसेप्ट्स होते हैं, ये सेक्शंस होते हैं। इसके अलावा आपकी कंपनी का लोगो होगा, आपका फॉर्मेट नंबर होगा, ये बहुत कॉमन चीजें हैं, बट जो की एलिमेंट्स होते हैं वो यही होते हैं काइजन शीट के। काफी सिंपल होता है बनाना, एक बार आप एग्जीक्यूट कर लेंगे तो उसको ऑन पेपर करना काफी सिंपल होता है। तो फ्रेंड्स आइए एक आध एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। तो इसमें हम पूरी शीट कैसे बनाएंगे उसका एग्जाम्पल नहीं ले रहे, आपको बिफोर आफ्टर काइजन में कैसे पिक्चर्स लगाकर एक्सप्लेन करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पहला केस है, इसमें आप देखिए कैसे बिफोर सिचुएशन में जहां पर टूल्स को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क लग रहा था, एक सिंपल सा 5S बेस्ड काइजन करने के बाद हमारा जो टूल मैनेजमेंट है वो काफी इंप्रूव हो गया। ये एक सेकेंड एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि व्हीकल को पार करने में एक आदमी लगा हुआ है जो उसको बार बार एडवाइस कर रहा है कि आप थोड़ा आगे करो, थोड़ा पीछे करो। अभी क्या किया हमने, मिरर प्लेस कर दिए, तो एक तो जो एडिशनल आदमी लगाया था उसकी जरूरत नहीं है, वो एक सेविंग हो गई, और आराम से गाड़ी को पार्क हम कर सकते हैं बिना किसी एक्सीडेंट के। तो अगेन जिस तरीके का काइजन है उस तरीके से मैं अपनी काइजन शीट को फिल कर सकता हूं। तो काफी सिंपल है इसे करना, बस हमें कंसेप्ट की क्लैरिटी होना चाहिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं आपके मन में जितनी भी क्वेरीज होंगी काइजन्स को लेकर वो आंसर हो गई होंगी। अब आप अपने शॉप फ्लोर्स पे या अपनी कंपनीज में अच्छे तरीके से काइजन को एग्जीक्यूट कर पाएंगे और अपनी एक्टिविटीज को अच्छे से काइजन शीट में ड्राफ्ट कर पाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज आप बेझिझक पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो पोका योगी पे होगी, तो आप में से जो लोग भी इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझना चाहते हैं प्लीज चैनल से बने रहिएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।